हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। कौन ऑनलाइन है? जी वर्दा रोलिका, कैसी हो? ग्रुप में मैसेज करो वर्दा, जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी वर्दा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अच्छा, जल्दी से ग्रुप में मैसेज करो, ज्यादा लोग ऑनलाइन हो। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर हो गए हुए हैं, अभी तक सिर्फ आप तीन ऑनलाइन हो, क्या वजह है? इतनी लेट क्यों क्लास ऑन करते हो? अभी प्रीवियस क्लास में कोई भी नहीं था क्या? अभी आपकी 11 बजे से पहले किसके साथ क्लास थी? इतनी जल्दी क्यों ग्रुप छोड़ देते हो? क्लास में रहा करो ना। जिस तरह से आप क्लास में बैठे रहते हो उसी तरह इसको भी कंसीडर किया करो। हाँ जी नुजरत, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। हाँ जी सहर, कैसी हो? बस लेक्चर अपलोड हो रहा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एस्पेक्ट्स पे। कि लीगल चीजें जो हैं वो कुछ ऐसे कभी लीगल मैटर्स हो जाते हैं, तो हमने उन्हें किस तरीके से डील करना है, उन एस्पेक्ट्स को हमने किस तरीके से देखना है। आज का हमारा टॉपिक इस पे है। ठीक है। हाँ जी सरिश, मिशेल, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, सब लोग फैमिली का ख्याल रखो, क्योंकि हालात काफी खराब हो चुके हैं। कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और बहुत बुरे तरीके से फैल रहा है। ना सिर्फ तेजी से फैल रहा है बल्कि बुरे तरीके से फैल रहा है। ठीक है। दुआ भी बहुत करो जितनी हो सके। अच्छा,
आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीगल एस्पेक्ट्स पे है, जो नर्सिंग के अंदर हम फेस करते हैं। इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है थ्री जनरल हमने सोर्सेज को ऑफ द लॉ, और व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। मतलब हम काफी सारी इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। सबसे पहले लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो क्या है, द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मैनर इन विच केयर इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट। ठीक है, बाय नर्सेज। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग हैव एन इम्पैक्ट। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग के क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनका इम्पैक्ट होता है ऑन द मैनर, उन उन मैनर्स पे, उन पैटर्न पे, या उस तरीकेकार पे। मैनर को यहाँ पे जरा इसका लफ्जी मतलब चेंज लिया जाएगा। इन विच केयर इज डिलीवर, यानी कि आपका पैटर्न क्या है केयर प्रोवाइड करने का, केयर डिलीवर करने का आपका तरीकेकार क्या है। और टू द पेशेंट बाय नर्सिस, नर्सिस किस तरीके से केयर प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लीगल स्टैंडर्ड्स की, लीगल केयर, लीगल एस्पेक्ट्स की, कि नर्सिस किस तरह से केयर प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को। ठीक है, लीगल कंसर्न्स क्या है, शेप द एनवायरनमेंट इन विच नर्सिंग इज प्रैक्टिस्ड एंड डिटरमिन हाउ डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट और शेयर्ड। ठीक है, लीगल कंसर्न जो है वो क्या है कि शेप द एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, इन विच एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें नर्सिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है और डिटरमिन की जाती है, जिसके बारे में डिटरमिन किया जाता है कि हाउ डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट और शेयर्ड, के किस तरीके से नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाएगी, नर्सिंग केयर किस तरीके से दी जाएगी, और फिर उनको शेयर कैसे किया जाएगा और सेव कैसे किया जाएगा, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को और इन चीजों को। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी रूटीन है, उनके बारे में, कि आपने जो है वो किस तरीके से नर्सिंग केयर देनी है, और किस तरीके से आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और ड्यूरिंग काम आपने अपने आप को भी कैसे सेव करना है, अपने प्रोफेशन को भी कैसे सेव करना है, और किसी की लाइफ को भी कैसे सेव करना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है उसके बारे में। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है। आवाज मुबशरा बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्या मतलब मुबशरा, क्लास कोई प्रॉब्लम आ रहा है लॉग इन होने में। हाँ जी सहर, मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ। गुड मॉर्निंग नेहा। मुबशरा मैं तो अपनी तरफ से ठीक बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा कोशिश करो अपनी जगह चेंज करने की, थोड़ा सा मूव करो, तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा क्या है, फिर इसके बाद नेहा उसको मुबशरा को मैसेज करो ग्रुप में कि अपनी जगह चेंज करे, उसको पर्सनली मैसेज करो कि थोड़ा सा मूव करे, उसको मेरी आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी यास्मीन कैसी हो। अच्छा, लीगल एस्पेक्ट्स पे हम देख रहे थे। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो नर्सिस हैं और द नर्सिंग केयर है, दे प्रोवाइडेड आर जज्ड बेस्ड ऑन अ लीगल डेफिनेशन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ द नर्सिस। बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड, सेट स्टैंडर्ड्स जो बना दिए गए हैं, कह दिया गया है कि ये फॉर्मेट है, इसके ऊपर आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, और वो जो फॉर्मेट है वो लीगली भी हर जगह पे डॉक्यूमेंट कर दिया गया है। ठीक है, एसओपीज बना दी गई हैं, और चेकलिस्ट बना दी गई है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बना दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपने कि उनके अकॉर्डिंग ही आपने कोशिश करनी है कि काम करो। ठीक है। तो वो सिर्फ आप तक नहीं रहता, वो आगे भी जाती है, वो डॉक्यूमेंटेशन आगे भी जाती है कि भाई इनके लिए हमने ये पॉलिसी बना दी है, ये इनके एसओपीज है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अब हम लायबल हैं कि हमने उनको फॉलो करना है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो फिर हम लीगली, हमें क्वेश्चन किया जाता है, फिर हम आंसरेबल होते हैं कि भाई जब एक रूल बना दिया गया था, आपने उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया। ठीक है, इस तरह की चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बात आ जाती है कि
अल्टीमेटली जो नर्सिस हैं और जो नर्सिंग केयर हैं उनको जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल डेफिनेशन। ठीक है, अगर वो काम सही नहीं करेंगे तो फिर उन्हें जज किया जाएगा कि भाई कहा गया था कि टेम्परेचर ऐसे ऐसे चेक करना है, आपने ऐसे नहीं ऐसे किया। कहा गया था कि इंजेक्शन जो है वो इस तरीके से लगाना है लेकिन आपने उस तरह से नहीं लगाया। कि डाइक्लोरान लगता ही आईएम है तो आपने कैसे आईवी लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लीगली, लीगल डेफिनेशन में फिर इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि भैया आप यहाँ पे रॉन्ग गए हो। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा है कि फिर आ जाती है कि रिटर्न में क्या आ जाता है कि द रिटर्न स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड गाइडलाइंस आर अवेलेबल एज रिसोर्सेज फॉर डिटरमिनिंग हाउ नर्सिंग केयर इज टू बी डिलीवर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ केयर। यानी कि हमारे पास रिटर्न में स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर प्रोवाइड हैं। ठीक है, हमें रिटर्न में दिए गए हैं कि आपने किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है और हमें लीगल गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है, जैसे कि आप कह लो कि कोई भी जब आप मशीनरी खरीदते हो तो उसका एक मैनुअल निकलता है अंदर से। ठीक है, हर एक मशीनरी का एक मैनुअल निकलता है जिसके अंदर दिया होता है कि आपने ये काम ऐसे करना है, इसको इस तरह से यूज करना है, टर्न ऑन द बटन एंड ओपन द डोर और फलानी फलानी इस तरह से सारी गाइडलाइंस होती हैं। इसी तरीके से नर्सिंग गाइडलाइंस दी होती हैं, एक गाइडलाइन मैनुअल बना होता है उसमें हर चीज दी होती है कि आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इन हैंड होते हैं। ठीक है, और इन ये जो गाइडलाइन होती है, एक जो सेट स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं, जो हमें बुक दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंप्लीट जो है ना वो एक कंप्लीट बुक है, उसके अकॉर्डिंग हमने केयर प्रोवाइड करनी है। हाउ हाउ नर्सिंग केयर इज टू बी डिलीवर्ड कैसे दी जाएगी एंड द क्वालिटी ऑफ केयर क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद है हाउएवर द लीगल डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर फॉर द नर्सेज is not a guideline or a policy set by any one individual or institution। ठीक है, हालांकि however the legal definition of the standard for the care of nurses is not a guideline। हालांकि नर्सिंग नर्सिंग उससे के जो है ना लीगल डेफिनेशन इससे रिलेटेड कोई ऐसा बनाई नहीं गई हुई। ठीक है, नर्सिस से रिलेटेड कि ये कोई गाइडलाइन या कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है जो कि किसी प्रॉपर बंदे ने बनाई हो, किसी वन इंडिविजुअल ने बनाई हो या किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाई हो। ठीक है, कोई भी किसी ने भी उठा के इसके बारे में लिख दिया हुआ है। रादर इट इज द embodiment of the collective knowledge for what is required of the average nurse and sets the minimum criteria उनके ऊपर सारी दुनिया बात करती है, वो एक सेट रूल्स हैं और वो प्रॉपर किसी बंदे ने बैठ के बनाए हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। अगर की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अगर चेंज किया जाता है तो कोई प्रॉपर बंदा करता है, कोई आम बंदा नहीं करता, कोई आम चीज आम आम थाम बंदे का काम नहीं है। ठीक है, और कोई भी राह चलता बंदा उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन जब बात आ जाती है नर्सिंग केयर की तो वो किसी प्रॉपर बंदे ने नहीं बनाई हुई। कोई भी किसी किसी ने भी एवं ही रूल्स बना दिए हैं, इस प्रोसीजर को ऐसे करना है ऐसे करना है, फिर कोई भी उसमें अमेंडमेंट्स भी करता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है इससे रिलेटेड, यहाँ पे अब हम बात करेंगे लॉ की। तो चार किस्म के लॉ हैं। स्टेचुटरी लॉ है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और कॉमन लॉ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ है क्या। ठीक है, लॉ क्या है आपकी नजर में। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ रूल्स है दैट अ सोसाइटी और गवर्नमेंट डेवलप्स इन
ऑर्डर टू डील विथ क्राइम। ठीक है, लॉ क्या है कि ये सिस्टम ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें दैट अ सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी या गवर्नमेंट डेवलप करती है इन ऑर्डर टू डील विद क्राइम, कैसे क्राइम के साथ डील करना है, बिजनेस के साथ कैसे डील करना है, एग्रीमेंट्स के साथ कैसे करना है, और सोशल रिलेशनशिप्स के साथ कैसे डील करना है। लॉ जो है वो सिस्टम ऑफ रूल्स है। लॉ बेसिकली क्या है कि डिफरेंट रूल्स को का एक कंप्लीट सिस्टम बनाया गया है और उसको फॉलो करना है, और वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात कर लो, क्राइम से कैसे डील करना है, लॉ हमें ये बताता है। लॉ हमें बताता है कि बिजनेस में किस तरीके से डील करना है, बिजनेस में भी तो लॉस होता है ना, बिजनेस में भी तो धोखा होता है ना, उससे कैसे डील करना है ये हमें लॉ बताता है। दूसरा लॉ हमें बताता है कि आपने एग्रीमेंट्स के साथ कैसे डील करना है, कि अगर किसी ने रिटर्न, ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम लीगली किस तरह से डील करेंगे। और सोशल रिलेशनशिप्स में भी ये चीज इन्वॉल्व है। अच्छा, स्टेचू 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 स्टेचुटरी स्टेटस से निकला हुआ है, बेसिकली स्टेचुटरी लॉ है। इसमें क्या है, ये लॉ क्रिएट होता है बाय इलेक्टिव लेजिस्लेटिव बॉडी से, सच एज स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर है और द यूएस कांग्रेस है। ठीक है, मतलब ये है, ये निकला हुआ है जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, जो कि उस टाइम में इलेक्टिव हैं लोग। इलेक्टिव मीन्स के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो ये लॉ बनाती है, और वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वो इसके बारे में सारी डिस्कशन करके इसके अंदर चेंजेस ला सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ है। ठीक है, पहले सिस्टम लॉ, पहले जो हमने लॉ पढ़ा है वो क्या है, वो सिस्टम ऑफ रूल्स है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ये बॉडी ऑफ लॉ है। ठीक है, एक लॉ के, कोई भी लॉ जो है, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी असूल या लॉ जो बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, उसकी एक बॉडी बनाई गई है विच डिफाइंस द रोल। वो बताती है कि किस क्या के कौन सा रोल किस तरीके से किया जाएगा, उसकी पावर्स क्या है, उनको एक्सरसाइज कैसे करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एंटाइटीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बातों के बारे में बता दिया गया है कि वो किस तरह काम करेंगी विद इन अ स्टेट, कि किस स्टेट पे किस तरह से रूल्स लागू होंगे। एंड उसके बाद है नेमली और एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद है जुडिशरी होगा, एज वेल एज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात बताई गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अंदर कोई भी एक आम बंदा कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं ला सकता, और बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन है वो बताए गए हैं कि क्या है। और हकीकत बात ये है कि हमारे पास क्या राइट्स हैं, हम किन चीजों को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि हमारे राइट्स हमें कभी हमारे जो अफसरान के भी अफसरान हैं और जो ओहदेदारान हैं उन्होंने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं होता। बेसिकली हमें ये बातें तब पता लगती हैं जब किसी के ऊपर कोई मार्शल लॉ लग जाती है, जब किसी पे कोई लॉ लग जाता है, जब किसी के ऊपर वो चीज इम्प्लीमेंट होती है, और वो फिर अपने बचाव के लिए फिर वो कॉन्स्टिट्यूशंस खोलता है। फिर वो देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या ऑर्डर किए गए हैं, किस तरीके से इन चीजों को एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और हमें तब जाके पता, अच्छा ये चीज भी ऐसे हो सकती है, फिर जाके हम उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और वो भी जिन लोगों की पावर में, जिन लोगों के हाथ में ये चीजें हैं, वो भी जब बहुत सर पे पड़ती है वो तब जाके उसके बारे में बात करते हैं, अदरवाइज ये पड़ी होती हैं चीजें। अच्छा, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर passes a status statute, an administrative agency is given authority to create rules and regulations to enforce the statute statutory law।
ठीक है। क्या है, वेन कोई भी स्टेट जब लेजिस्लेचर पास करती है, कोई भी रूल पास करती है, कोई भी ऑर्डर पास करती है या अथॉरिटी पास करती है, किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी कह लो कि किसी भी प्रेजेंट स्टेट को या गवर्नमेंट को एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इज गिवन अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो भी एजेंसी है, उसने अथॉरिटी दी है, और उसने कोई रूल क्रिएट किया है या कोई रेगुलेशन कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। हाँ, मेरा भी खराब है। तो उससे क्या होगा कि मेरा तो काफी दिनों से ही खराब चल रहा है। एक्चुअली हम सारे ना आपस में ही तो रहते रहे हैं, तो कुछ नहीं पता किसको क्या हुआ हुआ है। समझ तो तुम गए होगे। तो तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है वो उसने अथॉरिटी दी हुई है और रूल्स क्रिएट किए हैं, रेगुलेशंस किए और इन्फोर्स किया हुआ है लॉज को। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की? स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग राइट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू एनफोर्स एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस एक्ट। हाँ, बस क्या तुम लोगों को बताएं और क्या ना बताएं, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, छोड़ो बस। अच्छा। स्टेट बोर्ड्स में क्या है कि जो नर्सिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एग्जांपल है कि जो स्टेट बोर्ड होता है ना, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग, जैसे कि हमारा पीएनसी है या डीजीएन है, वो क्या करता है, वो नए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है और पास करता है और एनफोर्स करता है और इम्प्लीमेंट करवाता है नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट के ऊपर। ठीक है। विच वॉज क्रिएटेड बाय स्टेचुटरी लॉ। ठीक है। जो कि क्रिएट किया है, बिहाइंड जो क्रिएट किया गया है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी ने क्रिएट किया है। जैसे कि कोई भी अगर लॉ पास होता है, डीजीएन कहती है। डीजीएन का आपको पता ना? मुबशरा, सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी तो सबको आ रही है। फातिमा, मुबशरा को बताओ कि भाई वो अपनी जगह चेंज करे या कुछ इस तरह से करे। आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो उसे मैसेज करो कि भाई हमें आ रही है। जिस तरह से हमारी जो पीएनएफ है, पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन है, एएनआई है। एएनआई है, क्या है, नर्सिंग 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 पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन भी है। और इसके अलावा नर्सिंग फेडरेशन है, और नर्सिंग और क्या क्या है, और काफी सारी इस तरह से हमारी जो पीएनसीज वगैरह हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग रूल पास करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है फिर। ठीक है। जो काउंसिल्स है ना सारी, जो कॉन्सल्स हैं वो फिर इम्प्लीमेंट, वो उनके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है बाकी सारी कॉन्सल्स पे। ठीक है। और जैसे हमारी कुछ डिग्रीज हैं जो कि नेशनल लेवल पे चलती हैं, और कुछ डिग्रीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं। हाँ, पीएनसी तो है, लेकिन और भी है ना, जैसे पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन भी है। ठीक है। और इसके अलावा और भी है। एएनआई है मेरा ख्याल, नहीं एएनआई नहीं है, नर्सिंग एसोसिएशन के नाम से है। तो कुछ अब छोटे लेवल पे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि डीजीएन है, और पीएनसी आ जाता है सिचुएटरी, उस पे लेवल पे आ जाता है, लॉ वो इम्प्लीमेंट करवाता है। तो ये बेसिकली उनको ये इस साइड को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ। कॉमन लॉज क्या है? लॉ लॉ इन इवॉल्विंग फ्रॉम कोर्ट डिसीजंस आर रेफर टू एज अ कॉमन लॉ। ठीक है। लॉ जो इवॉल्व होता है, ठीक है, कोर्ट डिसीजन से, ठीक है, वो रेफर होता है एज अ कॉमन लॉ। Law developed by the judges through decisions of courts and similar ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। अब क्या है कि लॉ जो डेवलप किया
जजेस ने बनाया किसी एक प्रॉपर डिसीजन ऑफ कोर्ट की बेस पे और सिमिलर ट्रिब्यूनल की बेस पे, वो कॉमन लॉ है। यानी कि एक लॉ बना दिया गया, एक असूल बना दिया गया जो कि जजेस ने बनाया। उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटी की बेस पे उन्होंने देखा, अपना नॉलेज कंबाइन किया और ये डिसाइड किया कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और सबने डिसाइड करके एक कोई रूल पास कर दिया, वो कॉमन लॉ है और वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स क्या हैं कॉमन लॉ की? कोर्ट्स आर empowered through the concept of common law to examine the common usage and custom in a community of pattern that reflect the community standards for behavior। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है कॉमन लॉ की? कोर्ट्स आर एम्पावर्ड, कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ कॉमन लॉ, कॉमन लॉ के कंसेप्ट पे इसको एम्पावर किया गया है टू एग्जामिन द कॉमन यूजेज, कि जो कॉमन यूजेज है उसको एग्जामिन करे एंड कस्टम करे इन अ कम्युनिटी फॉर पैटर्न दैट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बिहेवियर। और कम्युनिटी पे इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए और उनका इम्प्लीमेंट के बाद ये देखा जाए कि कम्युनिटी का पैटर्न क्या है, जो और उनका उनका जो पैटर्न जो भी निकले उससे ये चेक करना है कि वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करे। यानी कि पहले रूल पास किया जाए, फिर इम्प्लीमेंट करवाया जाए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखा जाए कि क्या उनके लाइफस्टाइल में, क्या उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस आई हैं, कोई फर्क पड़ा है उसके उससे, और वो क्या क्या उनका लाइफस्टाइल हो चुका है, क्या चेंजेस हैं उसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो दो तरह से की गई है, सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है। ठीक है। सिविल लॉ क्या है? आप लोग बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो एथिक्स के अंदर, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। इसी तरह क्रिमिनल लॉ में क्या आता है? क्रिमिनल लॉ से क्या जाहिर हो रहा है? किसी भी क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जो रूल बनाया गया है वो क्रिमिनल लॉ में आएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज कॉल्ड अ क्राइम। जो क्रिमिनल लॉ बना दिया गया है, क्रिमिनल लॉ आपकी नजर में क्या है? मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल बिलोंगिंग और लाइफ को किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं पहुंचाना, और सेफ्टी को इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है कि हर एक की सेफ्टी जो है वो कायम रहे। ठीक है। और अगर किसी किस्म का किसी की भी सेफ्टी को कुछ भी नुकसान पहुंचता है या थ्रेट है किसी किस्म का, तो वो बेसिकली ब्रीच ऑफ लॉ है। ठीक है। तो बेसिकली लॉ को अगर तोड़ा जाएगा तो वो क्राइम कहलाएगा। जो रूल बना हुआ है अगर उस रूल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो क्राइम होगा। ठीक है। जैसे कि कत्ल करना मना है लेकिन कत्ल किया गया तो वो क्राइम है। झूठ बोलना भी क्राइम है, चोरी करना भी क्राइम है। ठीक है। किसी को थ्रेट पहुंचाना भी क्राइम है। ठीक है। इस तरह की चीजें आ जाती है इसमें। वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज कॉल्ड अ क्राइम। ठीक है। एंड इज प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, और इसको जब ये क्राइम हो जाता है तो इसे प्रोसिक्यूट कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। ऑन कॉन्विकेशन कॉन्विक्शन अ क्राइम मे बी पनिश्ड बाय imprisonment, parole conditions, a loss of privilege such as a license, a fine or any combination of these। समझ आई बात? कि बेसिकली वायलेशन ऑफ जो क्रिमिनल लॉ है वो क्राइम कहलाएगा। और इसमें फिर क्या आ जाता है? इसको फिर क्या किया जाता है? इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? गवर्नमेंट में आ जाता है हमारी हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट कचहरियां, और जो इसके लिए जो जजेस हैं जो रखे गए हैं इस काम के लिए, वो इस मामले में पढ़ेंगे और वो इस मसले का हल निकालेंगे कि इसने क्या क्राइम किया है और इसका मसले का हल हमने अब किस तरीके से निकालना है, किसी को पनिश करना है तो कैसे करना है, और किसी को पनिश के अलावा जिस तरह भी मसले का हल करना है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। अगर कि कोई रंगे हाथों गुनाह करता, रेड हैंडेड किसी भी गुनाह में पकड़ा गया है, तो फिर उसको हम गवर्नमेंट के पास भेज देंगे। ठीक है। गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी कि अब हमने क्या करना है। ऑन द कॉन्विक्शन अ क्राइम में बी पनिशेबल,
अब क्राइम पनिशेबल है या नहीं ये डिसाइड होगा, कैसे होगा, उसमें डिसाइड कर लिया। अब हम देखेंगे कि उसको इम्प्रिजनमेंट किया जाए, उसको डाला जाए, जेल में डाल दिया जाए, या उसे पेरोल कंडीशन दी जाए। पेरोल कहते हैं कि मुजरिम तो वो ठहर गया है, मुजरिम तो वो है, उसके ऊपर पर्चा कट गया है और मुजरिम हो गया है वो, लेकिन वो बेल ले लेता है। ठीक है, बेल लेके बाहर घूमना शुरू कर देता है, और बाहर फिर अपने लिए, अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। इसे पेरोल कंडीशन कहते हैं। फिर उसके बाद है आ लॉस ऑफ प्रिविलेज, या फिर ये किया जाता है कि जो उसने काम किया है उसकी पनिश में उसका जो प्रिविलेज है वो ले लिया जाता है। जैसे कि उसका सच एज आ लाइसेंस, उसका लाइसेंस छीन लिया गया। ठीक है, लाइसेंस ले लिया गया, और जो कुछ भी कोई कर रहा था उसको उससे रिलेटेड पनिश किया गया। अब लाइसेंस ले लिया, प्रिविलेज ले ली, मींस के अगर किसी डॉक्टर ने गलत सर्जरी की है तो उसकी वजह से जो पनिश किया गया है वो ये किया गया कि डॉक्टर से लाइसेंस ले लिया, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। नर्स से लाइसेंस ले लिया, अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती, अब वो जॉब नहीं कर सकती। अ फाइन और एनी कम्बाइंड ऑफ दिस, फाइन भी दिया जा सकता, किया जा सकता है। इतने लाख का फाइन हो गया, इतने 100 का फाइन हो गया, कि अब ये कंपनसेशन जैसे लोग लेते हैं। कंपनसेशन आपको पता है कितनी ज्यादा आजकल है। कंपनसेशन का थ्रेट जो है, हवा जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। लोग कंपनसेशन बहुत ज्यादा लेने लग गए हैं कि हमारा मरीज मर गया तो हमें कंपनसेशन दो, हमारे साथ ये हो गया तो अब हमें कंपनसेशन दो, इस तरह की चीजें। ठीक है, और कम्बिनेशन भी हो सकता है इन सब चीजों का। ठीक है, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनसेशन क्या है। इतना इतना ज्यादा नहीं पता। अगर पता हो तो यहाँ पे तो ये लोग अपने मरीज को मरने में पहले criminal law is classified as misdemeanor. Misdemeanor is a lesser infraction of the law and is punishable by a fine or an imprisonment of less than a year. इसमें कुछ माह के लिए 6 माह की सजा, 5 माह की सजा, 9 माह की सजा, 10 माह की सजा के तौर पे इस तरह से पनिश कर दिया जाता है। जैसे कोई पॉकेट शॉकेट मारता पकड़ा गया, या कोई छोटी मोटी, जैसे वो चेक बाउंस चेक वगैरह पकड़े जाते हैं, इस तरह की जो छोटी मोटी चीजों में पकड़ा जाता है, या धोखा धोखा शोखा देने में इस तरह, तो 1 साल के लिए वो किया जाता है। अच्छा, फेलनी क्या है? अ फेलनी represents a more serious violation of the law and carries heavier fines and a longer period of imprisonment होगा, and in the most serious of cases perhaps even death। ठीक है, और जो बहुत सीरियस केसेस हैं उनमें अगर स्पेशली अगर कुछ डेथ्स वगैरह का भी है तो वो भी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फेलनी में फाइन भी किया जाता है, सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ है, और इसमें हैवियर फाइन भी किया जाता है, और लॉन्ग पीरियड में के लिए जेल में भी बंद किया जा सकता है। सिविल लॉ क्या करता है? रेगुलेट करता है, regulates conduct between the private individuals or business and is enforced through the court as damages or monetary compensation। ठीक है, क्या है कि सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ रेगुलेट्स करता है किस चीज को? कंडक्ट बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसेस एंड इज इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट। ठीक है, यानी कि कोई प्राइवेट बंदा है या बिजनेसमैन है या बिजनेस से रिलेटेड उसके ऊपर कुछ हुआ है, उसका कोई लॉस हुआ है, तो सिविल लॉ रेगुलेट करता है, सब चीजों को बैलेंस करता है। क्या इसमें प्राइवेट चीजें भी इन्वॉल्व हैं कि अगर किसी के साथ प्राइवेट लेवल पे कुछ हुआ है? ठीक है, एंड इज इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट, और जो कोर्ट में अगर इनको ले जाया जाए या कोर्ट अगर इनके ऊपर चीजें इम्प्लीमेंट करता है तो रूल्स रेगुलेशन इनके ऊपर भी इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं, और इनमें इनमें कोई भी डैमेज वगैरह होता है या मॉनिटरी इनको कंपनसेशन वगैरह दिलवाई जाती है, दी जाती है। इसके अंदर फिर प्राइवेट अगर लेवल पे बात करें तो यहाँ पे सिविल लॉ में चीजें आ जाती हैं कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह है।
उनके क्लेम किए जाते हैं तो वो रिटर्न की जाती है। या अगर कोई कहे कि मैं प्राइवेट, मेरी शॉप है तो मेरे ऊपर कोई रूल नहीं लागू होता, तो मैं छोटे बच्चों से मजदूरी करवा सकता हूँ, चाइल्ड लेबर वगैरह करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट कोई फर्म चला रहा हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। या मेरी छोटी सी शॉप है तो मैं बच्चों से चाइल्ड लेबर मैं करवा सकता हूँ। तो ये चीज गलत है। जब रूल इम्प्लीमेंट होगा तो वो सब पे इक्वली होता है, और वो किसी भी कंपनसेशन की फॉर्म में या किसी भी तरीके से हो सकता है। Private individuals or groups may bring a legal action, a lawsuit, to court for breach of civil law। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनको भी लीगल एक्शन में उनके लिए भी लिया जा सकता है। और अगर वो किसी किस्म का ब्रीच करेंगे, किसी भी किस्म का कोर्ट कुछ भी सिविल लॉ को ब्रीच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनके लिए इक्वली वो पनिशेबल है। फिर उसके बाद जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिजल्ट्स इन अ प्लान टू करेक्ट द रॉन्ग। जो भी गलत वो कर रहे हैं उसे ठीक किया जाएगा। एंड में अवॉर्ड अ मॉनिटरी पेमेंट टू द रॉन्ग पार्टी। और जो रॉन्ग पार्टी होगी उसको पेमेंट जो है वो उनको पनिश भी किया जाएगा और उनसे फाइन भी लिया जा सकता है। और जो रॉन्ग पार्टी है उनसे पैसे लेके या उनसे हर्जाना लेके सामने वाली पार्टी को भी दिया जा सकता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हम हमारा तो प्राइवेट काम था, तो अब हम कैसे जाएं, हमारा तो हमें तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि हम तो प्राइवेट काम कर रहे थे, हमें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, जहां आप राइट पे हो आप कोर्ट को एक्सेस कर सकते हो, कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो, रूल्स रेगुलेशंस को इन्वॉल्व कर सकते हो, आपका पूरा साथ दिया जाएगा। फिर उसके बाद है, और जहाँ पे गलती है किसी की उसको सही करने की कोशिश की जाती है, की जाएगी। नर्सिस में फाइंड देमसेल्व इन्वॉल्व विद बोथ सिविल और क्रिमिनल लॉज। नर्सिस जो हैं उनको वो फाइंड देमसेल्व बोथ इन्वॉल्व इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, दोनों के अंदर इन्वॉल्व मोस्टली पाई जाती हैं, आइदर सेपरेटली भी और विद इन द सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन में भी हो सकती हैं या सेपरेटली भी हो सकती हैं। और क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों लॉज के अंदर वो दोनों क्राइम्स के अंदर वो पाई जाती हैं नर्सिस। ठीक है। अब जैसे अक्सर मैं आपको बताऊं कि नर्सिस कहाँ से, अगर हम वास्ट लेवल पे बात करें पाकिस्तान की नहीं, मैं जनरल एक एज एन नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्राइम्स में नर्सिस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। वो सिविल क्राइम भी हो सकता है और वो जनरल क्राइम भी हो सकता है, किसी किस्म की और क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर जो नर्सिस हैं वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। पूरा पूरा ग्रुप होता है और उसके अंदर नर्सिस इन्वॉल्व होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग में। यानी कि जो ऑर्गन्स जो है ना वो चोरी किए जाते हैं। ठीक है। ऑर्गन्स चोरी किए जाते हैं और चोरी करके जैसे कि किडनी चोरी कर ली या कुछ और चोरी कर लिया इस तरह से। और कुछ जगहों पे बेसिकली उनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी होती है, इस तरह से भी होता है। और पाकिस्तान में, और जरूरी नहीं है कि गलत चीजों में ही इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लोग अच्छी चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं। नर्सिस इन कामों को पकड़वाने में भी इन्वॉल्व होती हैं और कई दफा रही भी हैं। ठीक है। अब जैसे कह लो कि मैंने आपको शायद जब मैं आपको मेंटल हेल्थ पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक वाकया भी बताया होगा, यही ह्यूमन के इस्लामाबाद में या कराची वाली साइड पे कहीं पे इस्लामाबाद में कि पता नहीं मुल्तान की ये बात है, कहीं पे एक बंदी थी, वो उसने ये उसका ये किया था, उसने ये न्यूज़ ब्रेक करवाई थी, उसने पकड़वाया था उस टीम को जो कि ये किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी चोरी करते थे और करवाते थे। और उसने उस चीज को उसको उसको किया था, इस न्यूज़ को ब्रेक करवाया था। तो एक दिन अचानक वो उसने उसके बारे में मशहूर हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से उसको नीचे फेंक दिया गया था और वो नर्स थी। ठीक है। तो ये न्यूज़ बड़ी देर चलती रही है। तो बेसिकली बताने का आपका मकसद ये है कि इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं और लोग लोग हेल्प आउट भी करते हैं। ठीक है।
तो नर्सेज जो हैं वो क्या करती हैं, नर्सेज में फाइंड देमसेल्व इन्वॉल्व, ज्यादातर नर्सेज जो इस तरह के इश्यूज होती हैं इनमें ज्यादातर पॉजिटिवली ही रोल प्ले करती हैं, पॉजिटिवली रोल प्ले करने की कोशिश करती हैं और ज्यादातर इन्वॉल्व ही पाई जाती हैं, क्योंकि नर्सेज ये समझती हैं, खुदा ने उनको ये जज्बा दिया है कि नर्सेज खुद को ये समझती हैं कि हमें जो है वो हमें हेल्प करनी है, लोगों की इंसानियत की हेल्प करनी है, गलत कामों को रोकना है। तो नर्सेज ऐसे कामों में ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे वार्ड्स वगैरह में जो गबन होते हैं, गबन इस सेंस में कह लो कि मेडिसिन चोरी होती है, चीजें चोरी होती हैं, तो ज्यादातर जो नर्सेज हैं वो पकड़वाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्तान कार्डियोलॉजी की बात है, वहां पे एक पूरी टीम थी कि जब गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स है ना, बेसिकली वहां पे होता ये है कि जितनी भी मेडिसिन जहाँ पे फ्री आ रही होती है ना, वहां पे ऑडिट के नाम पे, ऑडिट तो सालाना होना होता है, लेकिन उस दौरान जो दरमियान में चीजें आ रही थी, लोग चोरी चकारी बहुत ज्यादा कर रहे थे। ज्यादातर गवर्नमेंट में पेशेंट्स को मेडिसिन इसीलिए ही नहीं मिलती कि आधी से ज्यादा तो चोरी हो जाती है। पेशेंट्स को राइट्स इसलिए नहीं मिलते कि आधे से ज्यादा तो वो जो है ना, लोग ज्यादतियां कर जाते हैं चीजों के साथ, जैसे कि कह लो कि अब ओटी में मैंने तो कभी निश्तर में जॉब नहीं की, लेकिन मुल्तान निश्तर में, लेकिन सुनने में आता था, हमारे वहां पे सीनियर्स जो थे या जो निश्तर के थे वो ये बात बताते थे, कहते थे कि जब ओटी में ड्रिप आती है ना, ड्रिप पेशेंट को लगने के लिए ड्रिप्स आती हैं, या सप्लाई में जब ड्रिप्स आती हैं, तो कहते हैं बॉक्स आता है सप्लाई में, पूरा एक बॉक्स आया, कार्टन आया ड्रिप्स का। और वहां पे जो मौजूद जो वहां पे लोग हैं, जो पूरा रैकेट चल रहा है, जो पूरी आवाम इस काम में इन्वॉल्व है, वो क्या करते हैं, पूरे का पूरा बॉक्स आया और एक बंदे ने, ओटीए ने या जो भी उनका बंदा था, उसने रिसीव किया, वहां का जो होता था लीडर या एक्टिव पर्सन, वो क्या करता था, वो जस्ट कार्टन को खोलता था। ठीक है, उसने कार्टन की सील खोली है और वापस भिजवा दी। और भिजवाई कहाँ पे, उसने आगे किसी और मेडिकल स्टोर पे सेल करने के लिए भिजवा भिजवा दी, पूरी के पूरी, पूरे का पूरा कार्टन उसने भिजवा दिया, आते साथ ही खुलते साथ ही। ठीक है। कैसे के जी, पहले वो चीज क्लोज थी, तो वो जैसे होती है ना, कोई भी चीज डब्बा पैक होती है, वो उस तरह से थी, जब वो खुल गई है तो कोई नहीं बता सकता ये कहाँ से आई है, किसकी आई है, उसकी स्टैंप उतारी और भेज दिया। ठीक है। तो चीज इस्तेमाल भी नहीं हुई और पूरी की पूरी आगे वो बिकने के लिए भी चलेगी, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी, होती हैं। और इसी तरह जो है ना, जैसे कार्डियोलॉजी जैसे सेटअप्स हो गया, आईसीयू हो गया, सीसीयू हो गया, इन जगहों पे जो मेडिसिन आती हैं, जो सप्लाई आती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और उसका जो है ना मिसयूज नहीं करना, और वो चोरी चकारी उसकी ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और उसका बहुत ज्यादा ऑडिट होता है, एक्सपेंस किया जाता है। एक्सपेंस का मतलब होता है कि कितनी चीज कहाँ कितनी इस्तेमाल हुई, उसका लिखा जाता है रजिस्टर्स के ऊपर, जगहों पे, काफी सारी जगहों पे उसको मेंशन किया जाता है कि ये चीज इतनी इस्तेमाल हुई है इस पेशेंट पे, इस जगह पे। और पूरा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। अगर 10 इंजेक्शन आते हैं वीकली, तो 10 के 10 किन पे लगे हैं उनका नंबर डाला जाता है, फाइल पे उनके ऑर्डर होते हैं, और उनके ऑर्डर के साथ चेक किया जाता है कि ये इंजेक्शन इस पे वाकई ही इस्तेमाल हुआ है। इसे कहते हैं एक्सपेंस करना। लेकिन अब जब वहां से एक 10-10 हजार का इंजेक्शन अगर चोरी हो रहा है, तो वो फिर बिक भी तो कहीं पे रहा होगा ना। तो इस तरह की एक सिचुएशन चल रही थी। तो उसको फिर उसके बारे में ये किया कि वो जो मेडिसिन थी जो वो चोरी हो रही थी, तो उसके लिए ये किया कि पीछा किया गया कि ये सेल कहाँ पे करते हैं। उस पूरे रैकेट को पकड़ा गया, और वो जहाँ पे वो सेल करते थे वहां तक उनके पीछे गए। और जब वो मेडिसिन यहाँ से चोरी होती थी और वहां जाती थी, और वहां पे वो कितने रेट पे बिकती थी, वो सेट था। और जो उसमें लोग थे, जो ट्रांसपोर्ट करता था यहाँ से वहां ले जाता था, वो भी इन्वॉल्व था। और जो बंदा बीच में इन्वॉल्व था और जो बंदियां इन्वॉल्व थी, उन सबकी लिस्ट निकालेगी। और जब उनको इस काम में घसीटा गया और उनका नाम निकाला गया, तो मजे की बात ये निकली बीच में कि जो जो बंदा या जो बंदी बेचती थी, वो सिर्फ अपने तक नहीं रखती थी, वो अपर लेवल पे भी खिलाती थी, यानी कि वो एमएस को भी देती थी। ठीक है। तो वो भी खा रहा था, तो उसकी वजह से सारा कुछ आपस में ही बट रहा था, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
तो बेसिकली यहाँ पे बात आ जाती है सिस्टम की। सिस्टम पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है ऐसे कामों में ज्यादातर। ठीक है। होपफुली आपको बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद है सिविल लॉ। रिलेट करता है, रिलेटेड होता है टू लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज। ठीक है, सिविल लॉ जो है वो रिलेट करता है लीगल डिस्प्यूट्स को दो प्राइवेट पार्टीज के अंदर। फिर इसमें क्या है, मैल प्रैक्टिसेस है। malpractice actions brought in healthcare situation involve civil law are tort, negligence and malpractice। अच्छा, इससे रिलेटेड चलो, ये तो आज हम जिस तरफ भी बात को ले गए हैं घुमा के, इस स्लाइड पे मैं एंड करती हूँ, टाइम भी थोड़ा रह गया हमारे पास सिर्फ। तो आपको याद ही होगा, मर्दानी मूवी किस किस ने देखी थी? मर्दानी मूवी याद है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। लोग किस तरीके से वो अगवा करते था वो बच्चों को, और फिर किस तरह से उनको आगे भिजवाते थे, गलत कामों के लिए भिजवाते थे, किस तरीके से। हाँ। तो अगर नहीं देखी तो आज ये देखना आप लोग, ये लीगल लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। देखना, बहुत काम की मूवी है। मर्दानी उसका नाम है। उसके अंदर जो है ना, इसी इसी चीज से रिलेटेड है कि लोग किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से हम लोग हाँ जी सरिश, मुबशरा देखना आप, मजे किया, आपको मजा आएगा देखने का। तो उसमें इसी तरह लॉ, सिविल सिविल लॉ उसमें इन्वॉल्व है। सिविल भी आ जाता है, क्राइम भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। और किस तरीके से जो है ना, अगर जो स्टैंड लेने वाला होता है, जो अपने आप को बचाने वाला होता है, या जो कोई भी सही के लिए साथ देने वाला होता है, उसके साथ भी किस तरह से सलूक किया जाता है और उसे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बेसिकली ये उस पे है। ठीक है। और आप लोग भी सारे टाइम निकाल के कोशिश करना, देखो। टॉट क्या है? टॉट की भी दो टाइप्स हैं आगे से। इंटेंशनल टॉट है और अनइंटेंशनल टॉट है। नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस क्या है, मेल प्रैक्टिस क्या है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, और आप लोग फर्स्ट ईयर से मेरा ख्याल है ये पढ़ते आ रहे होगे एथिक्स के अंदर। और इसी तरह मेल प्रैक्टिस क्या है कि एक काम जो आपने सीधा करना था वो नहीं किया। सीधा मीन्स कि अगर नेग्लिजेंस क्या है कि आपको कोई बुलाई जा रहा है, मुझे बुखार है, मेरे सर में दर्द है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। ठीक है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो ये नेग्लिजेंस है। ठीक है, नेग्लिजेंस क्या है कि सुबह को मैं के टाइम पे मेडिसिन देनी चाहिए थी लेकिन जानबूझ के नहीं दी, इग्नोर कर दिया, ये नेग्लिजेंस है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना वो कह लो कि अब मेल प्रैक्टिस क्या है कि ओरल मेडिसिन थी और वो हमने उसको ओरल नहीं दी, हमने या आईवी इंजेक्शन था वो आईएम लगा दिया, तो ये मेल प्रैक्टिस है, ये गलत किया। टेम्परेचर जो है वो एक ही थर्मामीटर से सबका चेक करी जा रहे हैं, ये मेल प्रैक्टिस है। इंजेक्शन के लिए पूरी ट्रे ले जाने के लिए की बजाय एक आईवी लाइन पास करने के लिए सिर्फ कॉटन ले गए हैं और टेप ले गए हैं, ये मेल प्रैक्टिस है। ठीक है। तो जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो ना किया जाए, पुअर स्किल्स, हाँ जी बिल्कुल, पुअर स्किल्स जो हैं वो मेल प्रैक्टिस में भी आ जाती है, नेग्लिजेंस में भी आ जाती हैं। ठीक है, प्रोफेशनली चीजों को जब निग्लेक्ट किया जाता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो गलत तरीके से की जाती हैं, तो वो मेल प्रैक्टिस में आ जाता है जब निग्लेक्ट किया जाए प्रोफेशनल एक्टिविटीज को। ठीक है। और टोट टोट क्या है, इंटेंशनल है और अनइंटेंशनल है। जो आप गलती से आपसे आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, वो अनइंटेंशनल है। और क्या, टॉट क्या है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। एक सिविल रॉन्ग है जो कि कमिट किया गया है, कमिटेड है अगेंस्ट अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए आपने किया, और द पर्सन्स प्रॉपर्टी।
किसी पर्सन के लिए या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को आपने कोई भी आपने नुकसान पहुंचाया, एक सिविल रॉन्ग आपने कमिट किया है, द रिजल्ट में भी फिजिकल हार्म में भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हार्म में भी हो सकता है, और हार्म टू द लाइवलीहुड भी हो सकता है। किसी की जिंदगी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, और सम अदर लेस टेंजिबल वैल्यूज में भी हो सकता है, सच एज हार्म टू द रेपुटेशन रेप्यूटेशन। अगर आप किसी को आप साइकोलॉजिकल भी हार्म पहुंचा सकते हो, फिजिकल हार्म भी पहुंचा रहे हो या पहुंचा सकते हो, किसी की जिंदगी को भी पहुंचा सकते हो, सम अदर लेस टेंजिबल को भी, वैल्यूज को भी दे सकते हो, किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। और सच एज हार्म टू द रेपुटेशन, अगर आप किसी की रिप्यूट को भी खराब करने की जानबूझ के कोशिश कर रहे हो तो वो भी इसी में ही आता है। ठीक है, वो भी टॉट में आता है। आप जानबूझ के किसी के लिए ये रूमर फैला दो, ये तो सही नहीं पढ़ाता, या ये सही बिहेव नहीं करती टीचर क्लास में, ठीक है, या फिर आप किसी के बारे में ये कर देते हो कि किसी टीचर को कहते हो कि मैडम वो तो आपकी बड़ी चुगलियां करती है, वो तो आपको लाइक नहीं करती, मैडम वो आपके बारे में गलत बातें करती है, गलत बातें फैलाती है, इस तरह की बात कर देते हो। या आप किसी क्लास कोई भी फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के बारे में ये कह दे कि भाई ये बंदी जो है ना, वो नहीं करती, क्या कह लो कि अ, दोनों फ्रेंड्स के दरमियान में लड़ाई डलवा दो कि इसने तेरी ये बात मुझे बताई है, इसने ये बात बताई है, तो ये भी क्या है, ये भी टॉट है। और इसके बारे में भी इस पे भी लीगल इम्प्लीमेंटेशन होती है, इस पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। और किसी की जिंदगी में इस तरह से कोई भी दखल देना और खलल डालना भी गुनाह वो है, क्राइम में आता है। ठीक है, चलो अब आप लोग अटेंडेंस लगवा लो। समझ आइए, आज के लेक्चर की कुछ मुश्किल तो नहीं लगा, समझने वाला था, मजा आया लेक्चर का। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये अब मुझे वो आ रहे हैं आपके, जो भी आप इमोजी भेज रहे हो ना, वो मुझे आ रहे हैं। नुजत का भी आया, मुबशरा का भी आया, हाजिरी लगवा रही हैं हाथ खड़ा करके। ठीक है, एक्चुअली मैं मोबाइल पे ले रही हूँ ना लेक्चर, तो अच्छे से अब आप लोग मुझे इमोजी भेज सकते हो, अब मुझे सही नजर आएंगे। ठीक है, अक्सा अक्सा भेजती है बड़े शौक से। अक्सा ने लेक्चर नहीं लिया, उसका कोई मैसेज नहीं आया हुआ अक्सा का। सिमरा और अली, मैंने कितनी दफा आप लोगों को मैसेज दिया है कि भाई मैंने आपको कितनी दफा कहा कि सब लोग ऑनलाइन हो, सब लोग लेक्चर लें, क्यों नहीं ले रहे। यही लेक्चर्स हैं जो आपके अब हो जाएंगे और आपके एग्जाम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 24 लोग अभी भी ऑनलाइन हो। चलो ओके बाय, टाइम हो गया, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखो, फैमिलीज का ख्याल रखो, खुदा हाफिज।